प्रिय दर्शकों, हम आपका ध्यान इस महत्वपूर्ण डिस्क्लेमर की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। इस इंटरव्यू में हमारे अतिथि द्वारा व्यक्त किए गए विचार और मत उनके व्यक्तिगत हैं। ये आवश्यक रूप से हमारे YouTube चैनल या संपादकीय टीम के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। हमारा लक्ष्य एक ऐसा मंच प्रदान करना है जहां पसमानदा विषय से संबंधित विविध दृष्टिकोण प्रस्तुत किए जा सकें। हम विभिन्न विचारों को सामने लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनका समर्थन या विरोध नहीं करते। आपके समय और सहभागिता के लिए हम आभारी हैं। यदि आपके कोई प्रश्न या चिंताएं हैं, तो कृपया हमसे संपर्क करने में संकोच न करें। पसमानदा समुदाय का महत्वपूर्ण अंग होने के लिए धन्यवाद। सादर अब्दुल्ला मंसूर, पसमानदा डेमोक्रेसी। नमस्ते आदाब। पसमानदा डेमोक्रेसी की इस खास पेशकश में आज हम एक बहुत ही युवा नेता से मिल रहे हैं मऊ जैसे शहर में, जो अपनी पहचान के लिए न केवल देश बल्कि दुनिया में जाना जाता है। अंग्रेजों ने इसको कई सारे नामों से नवाजा था। इस देश के पहले प्रधानमंत्री ने भी इसे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया ऐसा कुछ कहा था। मऊ की अपनी एक पुरानी रवायत रही है, न केवल भारतीय संस्कृति में बल्कि यहाँ की जो सभ्यता है, सभ्यता को खास करके हम पोशाकों से जोड़ते हैं और खान पान से जोड़ते हैं, उनके रहन स्वभाव से जोड़ते हैं। तो वहाँ वहीं के एक बहुत ही युवा नेता हमारे बीच में हैं और इनके बारे में हम जानते हैं। आप अपने बारे में एक इंट्रोडक्शन दीजिए छोटा सा। सर्वप्रथम मेरा नाम सलमान जमशेद है। मैं शहर अध्यक्ष मऊ कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ और हाल ही में अभी मैं शहर अध्यक्ष प्रदेश के नेतृत्व में बनाया गया हूँ और मैं मऊ शहर का निवासी हूँ। मैं एक अंसारी फैमिली से आता हूँ, जो मऊ शहर में अंसारी को बुनकर के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे बुनकर आबादी अंसारी के साथ साथ यहाँ भी सभी धर्मों के साथ जुड़ी है, जिससे आप यहाँ के अपर कास्ट के लोग और दूसरे जाति के लोग, ओबीसी, एससी, सभी लोग यहाँ पे एक साथ रह के उन सभी लोगों को बुनकर कहा जाता है। मैं उस नगरी से हूँ। आप क्या करते हैं अभी? इसके अलावा आप फुल टाइम पॉलिटिक्स में हैं या फिर आपका कोई व्यवसाय? देखिए, कहने को तो मैं इस शहर का अध्यक्ष हूँ और एक फुल टाइम इस पॉलिटिकल लीडर हूँ और साथ साथ में पॉलिटिक्स के साथ साथ अपने पेट के लिए भी, जीवन यापन करने के लिए मैं इस शहर से जुड़ा हूँ और इस शहर में साड़ियों का कारोबार है, तो मैं साड़ी का भी व्यवसाय करता हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। आपसे बहुत सारे मुद्दों पे दर्शकों को बहुत सारी चीजें जानने को मिलेगी। जी। आपका राजनीतिक सफर कब शुरू होता है? राजनीतिक सफर मेरा बहुत पुराना है। हालांकि मेरी एज सिर्फ 37 साल की है, लेकिन राजनीतिक सफर अगर की बात करेंगे तो हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री जो हमारी फोर फादर्स की रही है, 1937 में हमारे फोर फादर्स ने मऊ में कांग्रेस की सदस्यता ली 1937 में, जिसके साक्ष्य के रूप में आज भी उस चीज को हमने अपने पास रखा है। उसकी रसीद, उसकी रिसिप्ट कह लीजिए, जो भी है। और तो और इस शहर में हमारे बड़े दादा मास्टर शौकत उमर अंसारी इस शहर के 28 साल शहर अध्यक्ष रहे, जिला बनने से पहले और जिला बनने के बाद भी। तो हमारा राजनीतिक सफर और हमारे परिवार का पॉलिटिकल जो हिस्ट्री है वो लगभग 87 वर्ष पुराना है। नहीं, आप एक बहुत ही बड़े विरासत के वारिस हैं और आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं इस शहर को भी और देश भर के आपके समुदाय के जो लोग हैं उनको भी। बिल्कुल। आप पढ़े लिखे हैं, आप व्यवसाय से जुड़े हैं, आप एक दूरदृष्टा हैं और जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में तमाम जो सामाजिक बदलाव हो रहे हैं उसमें आप अपनी एक बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे। आप इसके पहले एक पार्टी के सदस्य थे और उसके एक्टिव कार्यकर्ता थे, उसको छोड़ के एकाएक कांग्रेस की तरफ आने का आपका ख्याल कैसे आया? देखिए, हालांकि हमारी जो, मैं अपने कुछ एजुकेशन के बारे में बताते हुए चीज को, क्रम को आगे बढ़ाऊंगा। हमारा जो एजुकेशन है वो इस शहर में इंटर तक का सफर था। मैंने नर्सरी से 8 तक सरगवाल स्कूल में पढ़ाई की। उसके बाद हमारा 9 से लेकर 12 तक डीएवी इंटर कॉलेज, दयानंद एंग्लो वैदिक इंटर कॉलेज से मैंने पढ़ाई की। उसके साथ सफर हमारा दिल्ली की ओर बढ़ा और दिल्ली में मैंने आपके पिकासो एनिमेशन कॉलेज, जो एक कनाडा की यूनिवर्सिटी है सेंटिनियल कॉलेज, उससे उनका कोलैबोरेशन था, उससे मैंने बैचलर ऑफ एनिमेशन की डिग्री हासिल करके मैंने यहाँ पे दिल्ली में कई एजेंसियों में काम किया है और कई मीडिया हाउस में भी मैंने काम किया है और मैंने
लगभग 2 से 3 साल का सफ़र मेरा बिल्डर रियल एस्टेट में भी रहा है। तो मेरी शुरुआत यहाँ से हुई और हम लोग एक राजनीतिक बैकग्राउंड से आते थे। तो जो मैंने अपनी शिक्षा प्राप्त करके मैंने दिल्ली में 7 साढ़े 7 8 वर्षों तक मैंने नौकरी डिफरेंट सेक्टर में की, उससे मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हुआ और एक ऊंचाई तक जाने के बाद फिर मेरा जो हमारा इतिहास राजनीतिक इतिहास है, फिर मैंने अपनी विरासत को संभालने के लिए मैं दिल्ली से मऊ की तरफ वापस बढ़ा और इस शहर में आके मैंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करके और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम किया। तो कांग्रेस की एक लेगेसी लंबी रही है, आज़ादी के पहले से लेके और आज़ादी के बाद पल के देखा जाए तो आज भी कांग्रेस एक मजबूत पार्टी है इस देश की। बिल्कुल। सामाजिक न्याय के हवाले से देखा जाए, खास करके जो पिछड़ा वर्ग है, जो दलित वर्ग है, जो माइनॉरिटी का जो वंचित तबका है जिसको पसमानदा कहा जाता है, बिल्कुल, तो कांग्रेस के एजेंडे में ये कभी नहीं रहा। नहीं, ऐसे लोग कहते हैं, आप भी ऐसा मानते हैं क्या? नहीं, हम बिल्कुल ऐसा नहीं मानते। कांग्रेस का इतिहास ही रहा है। कांग्रेस का इतिहास आप देखेंगे, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने जब इस देश का कार्य का अपना पदभार किया था, उन्होंने गरीबों को ऊपर उठाने के लिए और पिछड़ों को, वंचित लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, उन्होंने इस देश को सशक्त भारत बनाने के लिए उन्होंने जितने भी हिंदुस्तान में जातियाँ थीं, उन जातियों को खास तरीके से हमारे ओबीसी, हमारे एससी, एसटी, जितने भी पिछड़े लोग थे, उन सबको आगे बढ़ाने का काम किया। आज़ादी के बाद कांग्रेस जब आती है सत्ता में और वो अधिकांश प्रदेशों के जब मुख्यमंत्री बनते हैं, तो उसमें कांग्रेस के ऊपर जो आरोप लगते रहे हैं कि कांग्रेस ने कभी पसमानदा को आगे नहीं बढ़ाया, मतलब जो पिछड़े मुस्लिम तबके के जो लोग हैं या फिर पिछड़ा जो हिंदू है, जो आरक्षण मिल जाना चाहिए था बहुत पहले, उसको नहीं मिला। वो जाके अभी मंडल कमीशन आया तो मिला, जब बीपी सिंह की सरकार। तो सवाल जब किया जाएगा कांग्रेस से, और आप एक कांग्रेस के नेता हैं, तो आप इसको कैसे डिफेंड करेंगे अपने आप? देखिए, जैसे आप कह रहे हैं कि पसमानदा समाज को कैसे दिया जाए, कांग्रेस का एक इतिहास भी रहा है कि जब हमारे अब्दुल कयूम अंसारी साहब को उन्होंने, बिल्कुल, अब्दुल कयूम अंसारी साहब को आप देखिए, कांग्रेस ने उन्हें एक पसमानदा समाज को बहुत बड़ा नेता दिया और जनता उनके साथ आई और अब्दुल कयूम अंसारी साहब का उन्होंने एक टिकट भी इशू किया था, डाक टिकट इशू लेकिन किया उसके था। बाद कोई दूसरा पसमानदा लीडर नहीं उभर पाया। नहीं, पसमानदा समाज से हमारे बहुत से नेता हैं। हमारे शहर के ही नुमानी साहब हैं, बाद में उन्होंने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली थी, लेकिन उनकी पहचान एक कांग्रेस की थी। और अगर आप देखेंगे, वो जब कांग्रेस उस टाइम की कांग्रेस थी तो एक पसमानदा समाज के लिए हमारे 11 या 12 सीट रिजर्व हुआ करती थी और मोमिन अंसार के नाम से एक संगठन भी हुआ करता था। तो उस संगठन का सिर्फ एक यही मतलब था कि पसमानदा समाज के लोगों का नेतृत्व करके इस देश में ऊंचा करने का। आप ये बिल्कुल देख सकते हैं। और हमारे जो स्वर्गीय नवानी साहब थे, उनको कांग्रेस ने राज्यसभा भेजने का भी काम किया था। आप इस शहर में चूंकि व्यवसाय जो है मुख्य रूप से वो बुनकरी का है और कुटीर उद्योग के रूप में है, हर घर में, हर एक दूसरे घर में बुनकरी का काम होता है, जिससे यहाँ के लोगों का जीवन यापन और बाकी उनका जो खर्चे हैं उससे निकलते हैं। पिछले 10-15 साल में देखा जाए तो इसमें क्या कुछ उतार चढ़ाव आया है, वो कितना ऊपर गया है या कितना नीचे गया है, इस पे एक नजर आपका चाहते हैं? जी, आपका सवाल बिल्कुल अच्छा है कि समाज के लोगों को आप, उससे पहले मैं एक चीज अब कहना चाहता हूं कि आप हमारे आदरणीय जननायक राहुल गांधी जी की बात इन दिनों आप बहुत जोरों शोर से देख रहे होंगे। उनका नारा है, जो नारा है कि जिसकी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी जी उतनी हिस्सेदारी। और उन्होंने इस देश में जातिगत जनगणना की आवाज उठाई, जो विपक्ष में रहते हुए इस देश की सरकार को झुकना पड़ा और जातिगत जनगणना जैसे चीजों पर सरकार को सपोर्ट करना पड़ा। ये हमारी जीत है। और उस जातिगत जनगणना का मतलब क्या है कि इस समाज में जिसकी जितनी भागीदारी है, सबसे पहले इस समाज में गरीब, पिछड़े, दलित, मुसलमान,
बहुत सी जातियां हैं, मतलब हजारों जातियां हैं जो बहुत पिछड़े हैं। तो जातिगत जनगणना का सिर्फ और सिर्फ एक मतलब है कि उनकी संख्या हमको मालूम हो कि उनकी क्या इस देश में अब तक भूमिका रही है और इस देश में क्या भागीदारी रही है, जिससे अगर किसी की भागीदारी बहुत ज्यादा है और उनकी हिस्सेदारी नहीं है तो जातिगत जनगणना का सिर्फ एक ही मकसद है कि उस समाज को, उस समाज के लोगों को कैसे ऊपर किया जाए। ये हमारे जननायक राहुल गांधी जी का एकदम 100% उन्होंने ये कहा है कि उस समाज के लोगों को ऊपर किया जाएगा और उनका भविष्य अच्छा किया जाएगा। इसमें एक थोड़ा सा कंट्राडिक्शन है। एक तरफ तो जाति जनगणना के सवाल पे आप सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो नॉन पॉलिटिकल जो संस्थाएं हैं, जो मुस्लिम तबके के अंदर या फिर माइनॉरिटी के लोग, वो कहते हैं कि नहीं, अपना धर्म इस्लाम लिखवाओ और जाति मुसलमान। तो यदि जाति जनगणना होती है और ये पैटर्न चलता है तो उससे जो वंचित तबका है मुस्लिम समाज का, वो कैसे लाभान्वित होगा? आप इस नारे के साथ हैं या इसके खिलाफ? नहीं, बिल्कुल उसका कैटेगराइज होना चाहिए। अगर किसी का ऑप्शन में धर्म है तो उस धर्म का होना चाहिए। फिर उसके बाद अगर जाति है तो वो शेख, सैयद, पठान, अंसारी जो है वो उसमें होना चाहिए। देखिए, यही चीज है कि मुसलमानों को आज की डेट में माइनॉरिटी कहा जाता है। मुसलमान है, माइनॉरिटी में बहुत से आए, माइनॉरिटी में 6 करीब लोग हैं। देखिए, माइनॉरिटी में देखिए मुसलमान आ जाएगा, सिख भी आ जाएगा, जैन आ जाएगा, पारसी आ जाएगा, इस तरीके के लोग आ जाएंगे। लेकिन अगर माइनॉरिटी के नाम से एक पूरे तबके को अलग किया जाए, गलत है। माइनॉरिटी के अंदर 6-7 धर्म के लोग आते हैं, तो मुस्लिम समाज एक हिंदुस्तान में एक अच्छी खासी तादाद में, तो मुस्लिम समाज को मुसलमान ही कहा जाए तो ज्यादा बेहतर। और आप जिस जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, जातिगत जनगणना की आपके बात से मैं सहमत हूं और ये ऐसा होना भी चाहिए। ये हमारा पर्सनली एक ऐसा है कि अगर किसी का धर्म इस्लाम है, उसकी जाति क्या है, जैसे हम मुसलमानों में शेख, सैयद, पठान, मिल्की, बहुत सी जो लोग आते हैं, नाई बिरादरी आती है, कुजड़ा बिरादरी आती है, राइन बिरादरी जिसको कहते हैं, बहुत लोग आते हैं, वो कैटेगराइज करेंगे। हर समाज का उत्थान बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही आप बात कर रहे हैं और मैं यही आपसे जानना चाह रहा था, क्योंकि अभी क्या है कि राजनीतिक पार्टियां जाति जनगणना के सवाल को लेके, चाहे वो पक्ष की हो या विपक्ष की हो, केवल इस पे जो स्टेटमेंट है नेताओं का यही जा रहा है, लेकिन उस स्टेटमेंट को लेके लोकल लेवल पे जो काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो पक्ष के हों या विपक्ष के हों, वो खास करके क्योंकि मुस्लिम समाज जिसको माइनॉरिटी के रूप में देखा जाता है पार्टिकुलरली, क्योंकि इससे उनका राजनीतिक हित सत्ता है, समझ है ना, पार्टियों का, तो वो ये चाह रहे हैं कि अभी तक जो लोग बार्गेन करते आए हैं वही लोग इसकी बार्गेन करें, और इसमें जो अलग अलग जाति के आधार पे जो लोग हैं जिनके साथ जातिगत सलूक किया जाता है जी, वो लोग सामने न आए, ताकि उनके जातियों का पता न चले, और जो लोग उनकी राजनीति कर रहे हैं नहीं 3-4-5% लोग, वो लोग फिर हाशिए पर न चले जाए। जी, नहीं, हमारे राहुल जी ने लोकसभा में अपनी बात बिल्कुल क्लियर कट भी रखी है कि हर किसी की हिस्सेदारी और किसी की कितनी भागीदारी है उतनी पता होनी चाहिए, तभी इस देश का भविष्य, इस देश को सशक्त भारत बनाने में हर जाति, हर धर्म का उतना ही योगदान होगा जिसकी जितनी भागीदारी है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप अपने शहर के वासियों के लिए आप एक जिम्मेदार पद पे भी हैं, एक राष्ट्रीय पार्टी के सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं, उसके नगर अध्यक्ष हैं। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जाति जनगणना में अपनी बिरादरी के लिए या बाकी जो पिछड़ी जाति है मुस्लिम समाज की, उसके लिए कि वो किस तरीके से अपनी जाति को लेकर सामने आए? देखिए, अभी हाल ही में मैं करीब 1 महीना हुआ है, मैं दिल्ली भी गया था। हम लोगों के संगठन सृजन का काम भी चल रहा है। उसी संगठन के माध्यम से हमारे जो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कमेटी के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, और हमारे जननायक राहुल गांधी जी ने हम सभी जितने भी उत्तर प्रदेश के जिलाध्यक्ष और शहराध्यक्ष हैं, उन्होंने एक डेलीगेशन बुला के उनसे मुलाकात की और किन किन शहरों में क्या क्या दिक्कत हुई उन लोगों ने संक्षिप्त में अपनी बातें कही। और ख़ास तरीके से जब मुझे आमंत्रित किया तो मैं अपने शहर के बारे में एक पत्रक लेके गया था कि यहाँ की कम्युनिटी जो है इतनी
पीछे हो गई है। अगर मैं साफ तरीके से कह दूं बुनकर, तो बुनकर सिर्फ मुसलमान नहीं है। बुनकर आप इस शहर में उठा के देखेगा, यहाँ पे मारवाड़ी, ठाकुर, भुइयार और मुसलमान, पिछड़े मुसलमानों के अंदर जितनी भी जाते हैं वो, फिर दलित, SC ST के लोग, सभी लोग इस बुनकर व्यवसाय, जो एक साड़ी का व्यवसाय, उससे जुड़े हुए हैं। और उससे जुड़े हुए जो हैं, उनकी बात को मैं अपने राष्ट्रीय नेता जननायक राहुल गांधी जी से एक पत्रक के माध्यम से भी कहा और उनसे एक मौखिक तरीके से भी कहा कि हमारे समाज के लोगों पिछले 25, देखिए प्रदेश में हमारी 36 साल से सरकार नहीं है, उत्तर प्रदेश में हमारी 36 साल से सरकार नहीं है। दुर्भाग्य देख लीजिए, दुर्भाग्य ये है कि इस देश की प्रदेश स्तरीय पार्टी जितनी भी रही है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो सिर्फ और सिर्फ एक माइनॉरिटियों से, मुसलमानों से खास तरीके से सिर्फ और सिर्फ एक छलावा किया उन्होंने कभी एक पार्टी आती है वो उस तरफ जाते हैं, फिर वो हमारे समाज के लोग कभी इस तरफ आते हैं, कभी हमेशा इन लोगों के साथ फुटबॉल की तरह खेला गया है, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। हमारे समाज के लोगों का दुख दर्द आज तक दिल्ली तक कभी नहीं पहुंचा, सिर्फ प्रदेश स्तर तक रह गया, जिससे आज की डेट में हमारा समाज ये झेल रहा है। आज हमारे समाज के लोग, बुनकर समाज, 100 रुपए प्रतिदिन कमाने में भी सक्षम नहीं है। और आप तो अब देखिए, दुर्भाग्य देख लिए, जो हमें इस सरकार ने, इसके पहले सरकार, उन्होंने एक परमानेंट कोई अपना प्रस्ताव पारित करके सदन में नहीं काम किया था, 72 रुपए बिजली का देने का काम किया था, लेकिन वो मौखिक था। उसका बीजेपी ने फायदा उठा के आज बुनकरों को प्रताड़ित करके, बुनकरों के साथ खिलवाड़ करके आज उस 72 रुपए का पासबुक का कनेक्शन, जिसे बुनकर वो लूम चला के अपने घरों का लाइट, अपना चूल्हा जिसको बोलते हैं, बुनकरों के पास क्या होता है, एक लाइट, एक पंखा, यही होता है, घर में ढंग से कुछ नहीं होता है। लेकिन जो 72 रुपए का फ्लैट रेट का बिजली बिल मिल रहा था, जो पिछले हमारे सपा की सरकार में उन्होंने परमानेंट प्रस्ताव पारित करके नहीं किया था, तो आज उस चीज को ये झेल रहे हैं। आप देखिए कि 72 रुपए का जो पासबुक था, आज बीजेपी सरकार ने उसको खत्म कर दिया है। खत्म करने के साथ साथ आज बीजेपी सरकार ने 400 रुपए फ्लैट रेट बिजली का बिल कर दिया है, एक लूम का कनेक्शन, और साथ में घर का कनेक्शन अलग लेने का पर मजबूर कर दिया है। तो आप ये कह सकते हैं कि एक तरीके से ये इन लोगों की एक चाल थी कि सरकार में अगर कुछ बोलना हो तो हम कह दें कि हम बुनकरों, एक समाज के लोगों को, जिसमें सभी धर्म के लोग आते हैं, हम उनको गरीबों को 400 रुपए बिजली का फ्लैट रेट देने का काम किया, लेकिन उनके साथ साथ उनका घर का कलेक्शन लेने पर मजबूर कर दिया है। तो घुमा फिरा के बात वही है, आप वही कि आज भी 1000-1200 रुपए बिजली के बिल एक बुनकर कहाँ से दे पाएगा? आप बताइए, प्रतिदिन 100, 125, 150 रुपए बुनकर काम करता है, महीने का 4000, और 4 से 5000 का काम करने के बावजूद एक परिवार में एक काम नहीं करता है, उस परिवार के 2 से 3 लोग काम करते हैं, तो 4 से 5000 कमाते हैं, कहाँ से करेगा? आज इस प्रदेश की और देश की सरकार ने जो गरीब, पिछड़े, दलित, SC ST, माइनॉरिटी, मुसलमानों के साथ जो धोखा किया है, इस आने वाले चुनाव में इस देश के लोगों ने ये एकदम निर्णय कर लिया है, प्रण कर लिया है कि हम इस देश की गद्दी से, चाहे वो प्रदेश की हो, चाहे वो देश की गद्दी से उतार के कांग्रेस को विस्थापित करेंगे और कांग्रेस के नेतृत्व इस देश को देंगे। कांग्रेस को स्थापित करेंगे, विस्थापित मतलब हटा देना? बिल्कुल नहीं, स्थापित करेंगे। कांग्रेस का नेतृत्व देंगे। कांग्रेस का इस प्रदेश सरकार में 2027 के इलेक्शन में यहाँ के लोग हो, चाहे प्रदेश के जितने भी लोग हैं, वो देखिएगा आप आने वाले चुनाव में कांग्रेस एक उत्तर प्रदेश में एक मजबूत उभर के सरकार बनाएगी और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ही नेतृत्व करेगी। अच्छा, आपने बहुत सही एजेंडे जो कांग्रेस की है उस तरफ आपने बात किया, और ये मैं बिल्कुल पॉलिटिकल इंटरव्यू नहीं बनाना चाह रहा था, लेकिन चूंकि ये बनता जा रहा है, जाहिर सी बात है कि जब कैमरे के सामने पॉलिटिशियन बैठा हो तो वो इंटरव्यू पॉलिटिकल होगा ही। राहुल गांधी जी एक तरफ ये कह रहे हैं कि धर्मों के अंदर जितनी जातियां हैं उसकी बात की जानी चाहिए और उसको आगे बढ़ानी चाहिए। इमरान प्रतापगढ़ी जी जिस जाति से आते हैं, उस जाति की संख्या इस देश में कितनी है उस पर भी आप चर्चा कीजिएगा, और अब तक मुस्लिम के नाम पे जिन लोगों को मौका मिलता आया है उनकी संख्या कितनी रही है उसको भी थोड़ा बताइएगा, और जो सच में उन जातियों के अंतर्गत आते हैं और जो वंचित है ना,
उनको कब मुख्यधारा में मौका मिलेगा, उनका कब, उस तबके का व्यक्ति कब राष्ट्रीय माइनॉरिटी सेल का अध्यक्ष बनेगा, उस तबके का व्यक्ति कब राज्य का माइनॉरिटी सेल का अध्यक्ष बनेगा, इस पे कभी चर्चा हुई है? यदि नहीं हुई है तो आप इसको लेके कब बात करना? देखिए, चर्चा तो इस पे पार्टी बिल्कुल रोज बात करती है कि कैसे हर समाज के लोगों को जोड़ा जाए। और आप जिस समाज की बात कर रहे हैं, खास तरीके से मुस्लिम में पिछड़े लोगों की, आज अभी प्रदेश का जो संगठन सृजन हो रहा है उसमें खास तरीके से ओबीसी के अंदर जितनी भी मुस्लिम के अंदर जातियां हैं उन सभी लोगों को इसीलिए रखा जा रहा है कि ताकि वो अपने समाज का नेतृत्व कर सके। खास तरीके से अभी आप देखिए, इस शहर में मुझे शहर अध्यक्ष बनाया गया है। मैं एक अंसारी बुनकर परिवार से आता हूं, तो इस शहर की मुझको जिम्मेदारी दी गई है। और खास बात यह है कि ये मुख्य धारा में ही है, इस शहर का एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर मुझको रखा गया। थोड़ा सा रोकता हूँ, रिपीट हो रहा है ये। इस देश में एक बड़ा नाम है अली अनवर अंसारी, जो अभी उन्होंने ज्वाइन किया कांग्रेस कुछ दिन पहले, उसके पहले किसी और पार्टी में थे। अब पूरे देश में यदि पसमानदा आंदोलन को यदि जाना गया तो उनके नाम से जाना गया। इमरान प्रतापगढ़ी को अभी जाना गया है, जब वो राज्यसभा पहुंचे हैं। तो इन दोनों लोगों की स्थिति में माइनॉरिटी सेल का अध्यक्ष पूरे देश में किसको बनाया जाना चाहिए? देखिए, पार्टी का नेतृत्व जब बैठता है वो अपना एक विचार विमर्श करके, एक नेतृत्व करके एक लोगों को सौंपता है। साथ में जो मुस्लिम, आपको मैं क्लियर कर दूं, जो मुस्लिम समाज कांग्रेस से दूर हो गया था, आज हमारे राहुल गांधी जी की राह देख रहा है, जिसकी वजह से आप खुद देखिए कि मुस्लिम समाज में जितनी जाति, जितने भी लोग हैं, वो अपना नेता राहुल गांधी जी को मान लिए हैं। और साथ ही साथ दलित, पिछड़े, एससी, एसटी और जितने भी इस देश में जिनके साथ अन्याय हो रहा है, उन्होंने एकदम ठान लिया है कि हमारा नेता राहुल गांधी होगा और अगला नेतृत्व इस देश में राहुल गांधी जी को ही दिया जाएगा। और साथ साथ में जितने पिछड़े मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनको संगठन में एक महत्वपूर्ण पद देने पर विचार भी कर रहे हैं और दिया भी जा रहा है। अगली मीटिंग आपकी कब है जननायक राहुल गांधी जी से, और ये सवाल को आप कब उनसे पूछेंगे? देखिए, पार्टी का आदेश, ये जब चैनल पे आएगा तो ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे। जी, पार्टी का आदेश होता है। हमारा संगठन सृजन का काम भी चल रहा है। अभी हमको संगठन के हिसाब से कभी लखनऊ, कभी दिल्ली, कभी प्रदेश में ही कहीं महानगर में बुला लिया जाता है। तो अभी हम कहना मुश्किल है कि हमको कब मुलाकात होगी, लेकिन हाँ, बहुत जल्दी मुलाकात होगी। और आप कह सकते हैं कि 2-3 महीने। एक बात कही जाती है कि जब तक बच्चा नहीं रोता है तब तक माँ भी दूध नहीं पिलाती है। सही बात। तो आप ट्रेडिशनल वोटर रहे हैं शुरू से, तो रहे हैं, जब माहौल इसमें बना हुआ पूरा देश में, तो ये तो अच्छा मौका है ना। बिल्कुल, जाके कहें कि भाई हमें को मौका आप दे रहे हैं। इस देश में जो एक ट्रेडिशनल पैटर्न चला आ रहा है कि वोट हमारा और राज कोई और कर रहा है, आप देखेंगे का वो वहाँ मौका पसमानदा समाज के बहुत लोग वापस से कांग्रेस में जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के नेतृत्व के साथ अपनी पूरी भागीदारी दिखा रहे हैं, जिससे पसमानदा समाज के जितने भी लोग हैं उनकी जो दयनीय स्थिति है वो अच्छी हो सके और मजबूत हो सके। क्योंकि इस देश में भारत तभी मजबूत होगा जब देश में सभी धर्मों, सभी जाति, सभी लोग एक साथ मजबूत होकर एक साथ कदम चलेंगे और सशक्त भारत बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।